Hello everyone, this is the fifth video of the chapter reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ये फिफ्थ वीडियो है और इनके पहले वाले वीडियोस में इस चैप्टर के पहले वाले वीडियोस में हमने इस चैप्टर के मेजर पोर्शन को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग इनफर्टिलिटी और ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड इट, हम लोग को थोड़ा सा पोर्शन पिछले वीडियो का बच गया था। द इन्फेक्शंस ऑफ STDs कैन बी प्रिवेंटेड बाय, STDs के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्फेक्शन ऑफ STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है, कि इन्फेक्शन से बचना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान देखना है। पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। जो अननोन पार्टनर्स हैं उनके साथ सेक्स नहीं करना है, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। और मल्टीपल पार्टनर्स या कई पार्टनर्स के साथ, मतलब जैसे आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हैं, और आप अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, कई पार्टनर्स के साथ, कई अननोन पार्टनर्स के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपको STDs होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड, ऑलवेज यूज़ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो हमेशा कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए, जो प्रोटेक्शन देता है आपको और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है कभी भी, तो वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जिससे जो भी अगर कोई आपको इन्फेक्शन है तो उसका अर्ली डिटेक्शन और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। इफ़ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हो तो, ठीक है, तो दैट मीन्स कि टाइमली आप उसको डॉक्टर से आपको दिखा लेना है, जिससे आपका पूरा ट्रीटमेंट हो सके। नाउ अब हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होती क्या है? द कपल्स विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रेन, मतलब ऐसे कपल, ऐसे हस्बैंड वाइफ जो जिनके चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिशन। मतलब जो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी अगर उनमें, अगर उनके चिल्ड्रन नहीं आ रहे हैं, चाइल्ड नहीं हो रहे हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, और ऐसे कपल कहलाते हैं इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी, ये दोनों अलग अलग टर्म है। स्टरलिटी का मतलब है कि जब जो भी पार्टनर है उसमें गैमेट्स ही ना बने, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट्स ही ना बने, तो उसे बोलते हैं स्टरलिटी। बट अगर गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, बट वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज है, दैट मीन्स इनफर्टिलिटी कैन बी क्योर्ड बट स्टरलिटी कैन नॉट। इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है बट स्टरलिटी को नहीं किया जा सकता। द रीज़न फॉर दिस वाई कुड बी, अब इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या हो सकते हैं? बहुत से फिजिकल रीजन होते हैं, कंजेनाइटल रीज़न है, बाई बर्थ से हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, कोई लंबी समय तक आपकी क्रोनिक डिजीज़ चली हो, ड्रग्स कोई आप लेते हो, कोई मेडिसिन इंडिकेशन बहुत लंबे समय से चल रहा हो, इम्यूनोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, या साइकोलॉजिकल, मतलब आप यू आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता हो कि आप अप टू द मार्क, आप जो इंटर कोर्स कर रहे हैं वो प्रॉपर ना हो पाता हो, तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। इंडिया में अक्सर फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है कपल्स में, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो जनरली वाइफ को ही, मतलब फीमेल्स को ही ये ब्लेम किया जाता है उसके चाइल्डलेस होने के लिए। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर टू। लेकिन बच्चों का ना होना, मतलब इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मेल पार्टनर में भी हो सकता है। पुराने ज़माने में हमेशा जब भी अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या चाइल्ड नहीं हो रहे, तो जनरली वो फीमेल्स को ही दोषी मानते थे, और जो मेल्स होते थे दूसरी शादी कर लेते थे। बट इट इज़ नॉट, मतलब नॉट एज दैट सच टाइप, इस तरह का नहीं होता, क्योंकि मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, जैसे बहुत सी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आजकल आपने देखा होगा, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो हेल्प करती हैं आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में, और उसका जो भी करेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो भी सही ट्रीटमेंट है उसमें, ऑफ सम ऑफ दोज डिसऑर्डर्स एंड इनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन। और उनके ट्रीटमेंट के बाद उन कपल को भी चाइल्ड मिल जाता है, या दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो उसके आगे हम आगे देखो देखते हैं, इन फर्टाइल कपल्स कैन बी असिस्टेड, की हेल्प की जा सकती है टू हैव अ चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल, कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, ARTs।
ARTs वो टेक्निक है जिससे हम इनफर्टाइल कपल को भी फर्टाइल कर सकते हैं और उनके जो चाइल्ड है वो हो सकते हैं। इसमें टेक्निक में क्या क्या है, जैसे IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा भी आपकी टेक्निक होती हैं, बट ये जो मेन है ये आपको यहाँ पे आपके कोर्स में दी गई। IVF में क्या है, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपको पता है विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो का मतलब इन लैब, इन ग्लास वेसल, इन लैब। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर कराएगा इन द लैब कंडीशन, और बाद में एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया गया इन द फीमेल विच इज़ कॉमनली कॉल्ड, और इस टेक्निक को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने कई बार सुना होगा, तो IVF को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, द ओवम फ्रॉम वाइफ से या फिर कोई दूसरा अगर कोई डोनर है तो उससे हम ओवम लेते हैं, और स्पर्म लेते हैं हस्बैंड से, या अगर हस्बैंड में अगर स्पर्म नहीं बन रहे हैं तो किसी डोनर से लेते हैं स्पर्म, और उनको कलेक्ट करते हैं और उसमें इंड्यूस कराते हैं उनको फर्टिलाइज करने के लिए इन द लैब कंडीशन में उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में। जैसे यहाँ पे आप लोग ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सामने डायग्राम है, ये देखो, इसमें आपको स्टेप दिए हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और इसके बाद ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, स्पर्म का यहाँ प्रिपरेशन, और फोर्थ स्टेप है एग फर्टिलाइजेशन, फिफ्थ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और सिक्स्थ है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि ओवरी को स्टिमुलेट किया गया है हार्मोन थेरेपी से, जिससे वो ओवम को प्रोड्यूस कर सके। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम, एक होलो नीडल होता है उसमें से हम ओवरी से ओवम निकाल लेते हैं। एग पिकअप, एग को पिक कर लेते हैं उसके ओवरी से, जिसे एस्पिरेशन भी बोलते हैं। देन उसके बाद स्पर्म को हम ले लेते हैं और स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देते हैं ओवम के साथ। फिर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन जिसमें एग फर्टिलाइजेशन जो हो रहा होता है उसको फर्टिलाइज करते हैं टेस्ट ट्यूब में या उसमें, जहाँ पे एक दोनों गैमेट फ्यूज़ करते हैं, एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर ये 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, देन फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, 8 सेल्ड ब्लास्टोमेरस आ जाती हैं। फिर उस स्टेज को इंजेक्शन से कैन्यूला के थ्रू इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में। देखो यहाँ पे ये यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है, और यहाँ पे प्लासेंटा फॉर्म करके यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा। जो एम्ब्रियो है बिफोर 8 ब्लास्टोमेरस, अगर 8 ब्लास्टोमेरस तक है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमेरस से अबव स्टेज आ जाती है तो उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन बॉडी हम जो फीमेल बॉडी उसके बाहर हुआ, और उसको बाद में फिर फीमेल में यूट्रस में और उसकी फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया गया। ये तब हम करते हैं जब फीमेल जो होती है वो प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए पूरी तरह तैयार होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता प्रेगनेंसी को कैरी करने में, बट उसका जो ओवम होता है वो जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता है। जैसे मान लो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो इसकी वजह से ये इशू आता है, तो फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाता है और बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके लिए हमने आपको देखे, आप जो IVF है वो कब कब हम करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे PCOD, इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम और डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो ओवेरियन सिस्ट है वो डेवलप हो जाती हैं ओवरी में, और ओवरी में जो ओवम होते हैं वो कुछ मतलब समझ लिए इनएक्टिव हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। ये कंडीशन तब भी हम IVF यूज़ करते हैं जब यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, या बार बार रिपीटेड अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं पार्टनर्स, बट उनमें जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो भी हम इसको यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, IVF को। जैसे मेल में अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है या उसकी मोटिलिटी कम है और स्पर्म जो है वो इनकेपेबल है एग को फर्टिलाइज करने में या वहाँ तक पहुँचने में, तो भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ट्यूबल ट्रांसपोर्ट अगर मैकेनिज्म डिस्टर्ब है, मतलब अगर जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें से जो स्पर्म का मूवमेंट है या ओवम का मूवमेंट अगर वो डिस्टर्ब है, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब ओवम ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो भी हम इसका यूज़ करते हैं IVF का। या कभी कभी दोनों फैलोपियन ट्यूब एब्सेंट हो फीमेल में, ब्लॉक्ड हो या इररिपरेबली डिजीज्ड हो जाए, तो बीच में ब्लॉकेज हो जाएगा, तो बट ओवरी फंक्शनल है, ओवरी ठीक है, तो ओवरी से हम ओवम ले लेते हैं और उसको फर्टिलाइज करके फिर से यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं।
या फिर कभी कभी जो फीमेल में बहुत हाई एज है और उसका जो ओवेरियन रिजर्व वो डिमिनिश हो चुका है, मतलब फीमेल में ओवम नहीं बन पा रहा है, लेकिन जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी डोनर फीमेल का ओवम लेकर के उसको फर्टिलाइज करा के जो फीमेल है, जो हाई एज फीमेल है, उसके यूट्रस में हम हार्मोनल थेरेपी के बाद इम्प्लांट कर देते हैं। देन प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर, कभी कभी क्या होता है कि मेच्योरिटी से पहले ही ओवरी जो होती है वो फेल हो जाती है, मतलब उसमें ओवम नहीं फर्टिलाइज हो पाता है। देन इसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मतलब हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो फर्टिलाइजेशन को फीमेल की बॉडी के बाहर कराते हैं, बाद में हम हार्मोन थेरेपी करके उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये तो हो गया आईवीएफ की कब यूज़ किया जाता है। सेकेंड टेक्निक है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें देखो लिखा है कि जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स, उसको हम क्या कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, जिसे बोलते हैं जिफ्ट। और एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा की स्टेज हो गई है तो उसको आईयूटी मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, मतलब यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट, बाद की जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की उसके लिए। एम्ब्रियोज जो इन वीवो फर्टिलाइज करते हैं, मतलब जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है फीमेल की बॉडी में ही, could also be used for such transfer to assist those females who cannot conceive, मतलब कॉपुलेशन हुआ, मीटिंग हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल की बॉडी में, और बट वहाँ से हमने उस जाइगोट को, उस एम्ब्रियो को वहाँ से निकाला और उस फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जिसको प्रेग्नेंट होना है या जो कंसीव नहीं कर सकती, तो वहाँ से भी हम जो ओवम को निकाल, वो उसको जाइगोट को निकाल करके, एम्ब्रियो को निकाल करके हम उन फीमेल में ऐड कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, जैसे सरोगेट मदर की तरह। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो दूसरी फीमेल है उसका यूट्रस यूज़ कर सकते हैं। अगर फीमेल कंसीव, जैसे हस्बैंड वाइफ में यूट्रस नहीं फंक्शनल है या यूट्रस में कंसीव नहीं कर सकती, तो हम दोनों से, हस्बैंड और वाइफ से स्पर्म को लेकर के, ओवम को लेकर के फर्टिलाइज करा के उसके एम्ब्रियो को किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो एज ए सरोगेट मदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी होता है, उसमें जिफ्ट होता है। नाउ अगला है जिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन में क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर से गैमीट्स को लिया और उसके बाद दूसरी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जो ओवम नहीं बना सकती है, मतलब अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, वो प्रोवाइड उसमें सुटेबल कंडीशन है फर्टिलाइजेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो हम ओवम किसी दूसरी फीमेल का इंसर्ट कर देंगे उसके फेलोपियन ट्यूब में और फर्दर सेम नॉर्मल कपुलेशन करके, नॉर्मल मेटिंग करके वो अपने हस्बैंड के साथ प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर मान लो कोई वाइफ है जिसमें ओवम नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें हम ओवम किसी दूसरी फीमेल का ट्रांसफ़र कर देंगे और फर्दर अगर उसका यूट्रस और उसकी कंसेप्शन जो पोटेंशियल है सब जो है प्रॉपर है, तो उस ओवम से जो उसके हस्बैंड के स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे और वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, जो इवन जिसमें ओवम नहीं बन रहा था, जिसका डायग्राम देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में जाए उसको ट्रांसफ़र कर दिया, देन वहाँ पे स्पर्म मिले ये सब और फर्टिलाइज करें और देन वो जा करके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये तब होता है, इट इज़ देखो स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, मतलब अगर स्पर्म के अंदर पेनिट्रेशन पावर नहीं है, मतलब स्पर्म की जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो नहीं है या स्पर्म पेनेट्रेट करने के लिए इनकेपेबल है, तो ऐसे स्पर्म्स को हम डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू जो ओवम है उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं इन द लैब कंडीशन और बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल में। फिफ्थ इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब मेल पार्टनर इनेबल होता है, वो इनकेपेबल होता है फीमेल को इंसेमिनेट करने के, मतलब हो सकता हो कि मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो उसके पर इजैकुलेशन में, जिसकी वजह से वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा हो फीमेल को, या फिर उसमें कोई इरेक्शन प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू हम जो सीमेन है या जो स्पर्म्स है उसको फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में ऐड वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इन विच सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर से सीमेन ले लेते हैं और उसको आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं यूट्रस में या वजाइना में इनटू द फीमेल। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ये IUI है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ये इंजेक्शन है और ये जो स्पर्म है इसको यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया गया,
यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया गया, इधर से नॉर्मल फर्टिलाइज जगह, मतलब व्हेन मेल इज़ इनकेपेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, तब हम ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ये सभी जितनी टेक्निक्स हैं इनमें बहुत ही एक्सट्रीम हाई प्रिसीजन हैंडलिंग चाहिए, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट के साथ ही पॉसिबल है। इसलिए जितनी भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं उनका चार्ज इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स में होता है। देयरफॉर देयर बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू सर्टेन कंट्रीज एंड पीपल। इसीलिए इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं ARTs के, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के, वो कुछ कंट्री और कुछ लोगों तक ही सीमित हैं, जैसे जिनके पास पे करने की कैपेबिलिटी है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं ये भी इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए मना मतलब जो है विरोध करते हैं, उसको अपोज करते हैं। मतलब बहुत से इमोशनल हैं, रिलीजियस हैं या सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे लोग इन मेथड से बचते हैं, इवन दे आर बीइंग चाइल्डलेस होते हुए भी वो इन मेथड से बचते हैं। इंडिया में वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव अंटिल, जो कभी कभी मैच्योरिटी तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं अगर उनकी केयर ना की जाए। तो हमारे लॉज जो हैं वो परमिट करते हैं लीगल अडॉप्शन को, कि इन केस कि आप अगर कोई बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका लीगल अडॉप्शन भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। जो भी हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी कपल हैं, अगर वो पेरेंटहुड चाहते हैं और उनमें कोई इनफर्टिलिटी है, तो उनके लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो बेबी हैं उनको अडॉप्ट करना। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और इनकेस अगर इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो इसको डेफिनेटली पूछना, इसको अच्छे से तैयार करना, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। इसमें से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हमने सारे NCERT टॉपिक को इसको कवर कर लिया है अच्छे से, और देन इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, और बाकी जो भी होगा अगर इनकेस कोई इशू होता है तो आप हमको मैसेज करिएगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सारे वीडियोस देखिए, इसके पहले के जितने वीडियोस हैं वो देखिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।